हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। रैपिड फायर रिवीजन जो चल रहा है, इसमें बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है और आज का जो वीडियो है जनसंख्या, नगरीकरण एवं पर्यावरण पे संबंधित है और यहाँ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि आपको अच्छा लगेगा, कुछ भी प्रश्न सीखने को मिलेगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं, आज के प्रश्नों को देखते हैं। जो है बार बार किसी न किसी एग्जाम में आपको बीपीएससी ट्री 52वीं, 48वीं, 56वीं से 59वीं कहीं ना कहीं बार बार इसको रिपीट किया गया है, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और एक ही वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा आपका दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो शुरू से इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किया जाएगा। सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किया जाएगा, तो जनगणना विभाग के द्वारा किया जाएगा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण, उत्तर पूर्वी राज्य में जो है जनजातीय जनसंख्या अधिकतम किस राज्य में है, तो ये मिजोरम में है। तो हम लोग घूमते रहते हैं यहाँ याद करके कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातीय है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कहाँ से थोड़ा जो है क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्य में जो है जनजातीय जनसंख्या अधिकतम संकेंद्रित है कहाँ, तो ये मिजोरम में है। तो मिजोरम में जो है सर्वाधिक है ये जनजातीय जनसंख्या, ध्यान रखना है आपको। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या है, तो जनसंख्या में परिवर्तन होने के 3 मुख्य कारण है। पहला तो जन्म है, जन्म जो है अधिक होने से परिवर्तित होता है या कम होने से भी घट सकता है। मृत्यु है एवं प्रवास है। तो जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। जन्म यानी अधिक जन्म हो रहा है तो जनसंख्या बढ़ेगा, परिवर्तित हुआ, या कम भी होगा फिर भी घटेगा तो परिवर्तन तो हुआ। मृत्यु हो रहा है ज़्यादा तो जनसंख्या जो है घट जाएगा, परिवर्तन हो गया, या कम मृत्यु हो रहा है तो जनसंख्या बढ़ेगा। फिर प्रवास जो है, प्रवास एक जगह से दूसरे जगह, ये भी जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य 3 कारक में शामिल है। तो जन्म, मृत्यु और प्रवास जो है शामिल है। नेक्स्ट है, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है, बढ़ता है। जनसंख्या जैसे घट गया तो मानव और भूमि का अनुपात, यानी जिसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यदि एक रूम है उसमें 5 आदमी रह रहा है तो वहाँ उस रूम का क्षेत्रफल आप मान लो कि 10 वर्ग किलोमीटर है, तो 10 वर्ग किलोमीटर है, 5 आदमी रह रहा है, तो एक आदमी के लिए 2 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र पड़ रहा है। यदि वहीं पे आदमी घट जाए, यानी आदमी हो जाएगा आपको, मान लो कि 3 आदमी घट गया, 2 आदमी बच गया, अब क्षेत्रफल उतना ही है, तो क्षेत्रफल उतना है यानी 10 है और आदमी 2 ही है, तो एक आदमी पे कितना पड़ेगा, 5 पड़ेगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जनसंख्या घटने से मानव और भूमि का अनुपात क्या होता है, तो ये बढ़ेगा, यानी अनुपात बढ़ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि क्या पूछ रहा है। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो, यानी जन्म दर कम हो जाएगा, जन्म की संख्या कम हो गया और मरने की संख्या बढ़ गया तो जनसंख्या घट जाएगी। नेक्स्ट है, 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या है। 1901 से 31 तक जो है भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या है, अकाल और महामारी। तो अकाल और महामारी के कारण 1901 से लेकर के 31 के दौरान भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के कारण है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ये ट्रिक आप लोग शायद जानते होंगे। तो उमा मतलब उमा, तो ऊ से हो गया आपको उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र हो गया, बिहारी मतलब बिहार, और प्यार मतलब हो गया पश्चिम बंगाल। तो जनसंख्या के घटते क्रम में आपको उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश ऊ से और माँ से महाराष्ट्र, और बिहारी मतलब बिहार, और पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पे है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम क्या है। और जनसंख्या एकमात्र ऐसा टॉपिक है, कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे जनसंख्या से
पूछता है प्रश्न, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है। तो 2011 के अनुसार जो है, जनगणना के अनुसार पूछा गया है भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्य। तो सबसे ज़्यादा जो है केंद्र शासित में लक्षद्वीप है, उसके बाद दमन और दीव तथा चंडीगढ़ है। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, तो लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप सबसे आगे है, तो ऐसे ध्यान रखना है कि ज़्यादा या आदमी यदि एडुकेटेड है वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे लक्ष्य निर्धारित करके रखता है और अपने लक्ष्य को पूरा करता है। तो जनसंख्या ये लक्षद्वीप जो है ज़्यादा शिक्षित है। अगला है 2001 से 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो दशकीय जो है 17.70 यानी 17.70 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। एकदम आपको डिजिट बाय डिजिट इसको ध्यान रखना है, क्योंकि 17.72 दे देगा, 17.75 दे देगा, 17.80 दे देगा, तो आपको इसमें बिल्कुल एकदम आपके आसपास का ऑप्शन आएगा। तो 2001 से 11 के जो है भारत की दशकीय जनसंख्या क्या है, 17.70%। अब यहाँ से देखेंगे कि जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो यहाँ पे आपको सम्मिलित करने वाला है कि हरियाणा जो है, हरियाणा का लिंगानुपात जो है 879 है, 879 लड़की है और 1000 पुरुष के ऊपर। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का जो है 889 है, 889। सिक्किम का 890 है, उत्तर प्रदेश का जो है 912 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 912 है यूपी का, और सबसे ज़्यादा जो है 1024 आपको केरल का है, केरल का सर्वाधिक है और हरियाणा का जो है सबसे कम है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा बिहार का जो है अभी बाल लिंगानुपात और लिंगानुपात दोनों बताना है कितना है। नेक्स्ट है भारत का वह प्रदेश जहां अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है। तो भारत का वह प्रदेश जहां अनुसूचित जाति संख्या यानी एससी जो है कुल जनसंख्या की 25% से भी अधिक है। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो है एससी टोटल जनसंख्या के 25% से अधिक है, पंजाब और आपको हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी भारत में वह राज्य जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई। तो 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई गई, तो ये है आपका असम, और ऊपर हम लोगों ने देखा था मिजोरम। तो ये आपको ऑप्शन विशेष लिया गया है। तो उत्तर पूर्वी भारत में वह राज्य जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई, तो ये असम है, और ऊपर मिजोरम। तो हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन में आपको असम नहीं होगा, तो ऑप्शन बेसिस है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला है वह देश जिसकी जनसंख्या 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है। यानी वह देश कौन सा है जिसके जनसंख्या में 2019 से लेकर के 50 के मध्य जो है 2.2% सिकुड़ने यानी कम होने का अनुमान है। तो चीन का है, चीन का 2.2 कम होने का अनुमान है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो आदिवासियों की आबादी कुल आबादी की तुलना में जो है सबसे अधिक परसेंटेज है कहाँ, मिजोरम में, मिजोरम ध्यान रखना है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत है। तो जो आपको कौन सा धार्मिक समूह है, तो जैन समुदाय में जो है सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो जैन एक अल्पसंख्यक है भारत में, टोटल भारत में 6 अल्पसंख्यक है जिसमें एक जैन भी है, और जैन का जो है साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, प्रतिशत है संख्या नहीं, क्योंकि ये खुद अल्पसंख्यक में आते हैं। तो 2011 के अनुसार जो है जैन समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 90.92। तो आपको ये 2001 के अनुसार पूछा गया है, और ये पूछा भी जाता है, ये नहीं कि ये नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है 90.92, और अभी जो वर्तमान में है 94-95 के आसपास में है। नेक्स्ट है भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य में है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व पूछा गया किस राज्य में है, तो राज्य यदि बोल दिया है तो आपका बिहार है, और बिहार में 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, 1106 व्यक्ति। और ऐसे पूछ लेगा कि ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा आपको दिल्ली में है। केवल वो क्लियर ना करे कि कहाँ, ऐसे आपसे प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है
और यदि दिल्ली ऑप्शन में है तो आपको दिल्ली लगाना है, क्योंकि वहाँ पे 11,000 से भी ज़्यादा है 1 वर्ग किलोमीटर में। और यहाँ पे राज्य क्लियर कर दिया है तो बिहार लगाना है, केंद्र शासित बोल देगा तो लगाना ही है, कुछ भी नहीं बोला दिल्ली ऑप्शन में है तो दिल्ली लगाना है। नेक्स्ट देखिए कि भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर जो है जिस राज्य में है अभी वर्तमान में केरल में है 94 दशमलव कुछ प्रतिशत है, तो केरल का 94% साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो नगरीय जो है ये आपका हो जाएगा 31%। नगरीय जनसंख्या क्या है 31% है, आपको ध्यान रखना है, नगरीय 31% ध्यान रखना है। अगला है भारत में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो इसमें जो है बिहार का प्रथम स्थान है। भारत में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो बिहार का स्थान है प्रथम स्थान, यानी पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक रहस्यमयी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिहार का साक्षरता दर रिकॉर्ड में सबसे कम होने का एक रीज़न है, जैसे जनगणना के लिए बिहार में गाँव में पहुँचते हैं जनगणना के जो भी अधिकारी होते हैं, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि कौन कहाँ तक पढ़ा हुआ है, तो सभी लोग सोचते हैं कि ज़्यादा शिक्षित बताएंगे तो फिर लाभ नहीं मिलेगा, जो सरकारी लाभ है, शिक्षित बताएंगे कि पढ़े लिखे हैं तो फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से बताते हैं कि अरे साहब पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो इसी वजह से रिकॉर्ड में कम है। बाकी यदि वास्तविक रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा तो बिहार सबसे आगे है साक्षरता में, बस वास्तविक रिकॉर्ड निकल के नहीं आ पा रहा है। लोग सोचते हैं कि अनपढ़ बताएंगे या कम पढ़े लिखे बताएंगे, शिक्षित नहीं बताएंगे तो सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, तो 918 है। आप लोग कमेंट में एक बार फिर भी लिख दीजिएगा ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो, तो 918 है बिहार का लिंगानुपात। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता न्यूनतम कहाँ है, तो पुरुष और स्त्री दोनों में सबसे कम साक्षरता दर है बिहार राज्य का। बिहार राज्य का कारण आप लोग जान रहे हैं क्यों है। हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है, इसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है शिशु मृत्यु दर, यानी अपने पहले जन्मदिन जैसे मनाएगा। यदि कोई बच्चा मान लो कि 15 जनवरी को जन्म हुआ है तो अगले 15 जनवरी को उसका जो है पहला जन्म दिवस मनेगा, तो यानी 1 साल के अंदर यदि वो मृत्यु हो जाता है और 1000 जीवित बच्चे में जितने मरते हैं 1 साल के अंदर, उसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है, तो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या जो है आपको सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, इसको देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8,29,98,509, तो ये जो है 8,29,00,000 यानी 8,30,00,000 के आसपास है 2001 के अनुसार। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व, तो 2001 के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है भारत का था 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 324। नेक्स्ट है भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि 1991 से 2001 में 12.6%। ये डाटा आपको याद रखना है, कम से कम 1 से 2 जनगणना का तो डाटा आपको याद रखना ही है। और अभी जो 2011 का जनगणना है और 21 वाला जनगणना का जब आंकड़ा आ जाएगा 27 में, तो फिर आप देखिएगा कि वहाँ से जितना प्रश्न पूछा जाएगा उससे ज़्यादा इससे रिलेट करेगा 2011 से, तो आपको 1-2 आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है 2001 के अनुसार 324 और अभी 11 के अनुसार जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि 12.6%। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, फिर मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है।
नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% लोग बिहार में निवास करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तीसरा सबसे बड़ा है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार है। अगला है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। 2001 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या यानी सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम रहा? तो ये बिहार में। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में वह वर्ष जो महाविभाजन का वर्ष कहलाया, तो महाविभाजन का वर्ष कहलाया आपको 1921। महाविभाजन का कहेगा तो 1921 और लघु विभाजन कहेगा तो आपको वो हो जाएगा 1951। और इसमें कन्फ्यूजन कैसे दूर करना है? महाविभाजन मतलब बड़ा विभाजन, तो बड़ा विभाजन हो गया आपको 1921 और लघु विभाजन का मतलब हो गया कि 1951। यानी ऐसे रिलेट करना है कि महा ये क्या है? बड़ा, तो बड़ा चीज़ पूछ रहा है तो ईस्वी सन छोटा लेंगे और छोटा लघु पूछ रहा है तो ईस्वी सन क्या करेंगे? बड़ा लेंगे। महाविभाजन पूछेगा तो बड़ा विभाजन है तो ईस्वी सन छोटा ले लेंगे, 21 वाला ले लेंगे। लघु विभाजन पूछेगा तो छोटा चीज़ पूछ रहा है तो ईस्वी सन क्या करेंगे? बड़ा ले लेंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इस चीज़ में। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं, 1000 पुरुष पर 933 महिलाएं हैं 2001 के अनुसार। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई थी, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ कब हुई थी? तो मई 2000 में 100 करोड़ की आंकड़ा को छू लिया था मई 2000 में। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है तो बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो शहरी जनसंख्या जो है कुल के 25.72% है। जननांकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से, यानी 1000 पुरुष पे कितने महिला आती हैं, तो ये आपके इस अनुपात से संबंधित है लिंग अनुपात। अगला है नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि क्या है? कमी का रुख दिखाती थी, यानी जो है कमी दिखाया है। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कमी दिखाया है। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 84.4 करोड़। 1991 का आंकड़ा है 84.4 और 2011 के अनुसार अभी जो है 121 करोड़ आया था और अभी प्रेजेंट में जो है लगभग 140 करोड़ के आसपास हो गया है। तो अभी जो नया डाटा आएगा तो फिर वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः, तो अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा है पंजाब में और अनुसूचित जनजाति जो है सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। प्रतिशत पूछा गया, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, तो अनुसूचित जाति में प्रतिशत सर्वाधिक है पंजाब में और जनजाति में परसेंटेज है लक्षद्वीप में। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रहा है बिहार में 1106। अब यहाँ से जनसंख्या आपका कंप्लीट हो गया। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी इसको देखते हैं और इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर पॉलिटी शुरू करेंगे, भारतीय संविधान। पहला प्रश्न है पर्यावरण से, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये अफ्रीकी सम्मेलन 1968 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उसके संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1968 में। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, तो मुरैना मध्य प्रदेश में। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? घड़ियाल, तो घड़ियाल जो है मुरैना मध्य प्रदेश। तो घड़ियाल कहाँ, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि घड़ियाल कहाँ है? मुरैना मध्य प्रदेश में। मुरैना मध्य प्रदेश, घड़ियाल मुरैना मध्य प्रदेश। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? मुरैना मध्य प्रदेश में। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस।
हरित हाइड्रोजन प्राप्त करने का तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। अगला है बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन जो है प्रमुख घटक है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियां जंगल में निवास करती हैं। ध्यान देना आपको, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक यानी पर्वतीय क्षेत्र में पक्षी की अधिक से अधिक प्रजातियां जंगल में निवास करती है। किस जंगल में? तो चीर के जंगल में। चीर के जंगल में जो है अधिक पक्षी जंगल में निवास करती है। शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ है? केरल राज्य में है। अम्लीय वर्षा के लिए SO2 और NO2 ध्यान रखना आपको। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्चतम स्रोत। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद स्रोत है जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत कौन सा है? तो जंगल के जो पौधा हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बृहद मात्रा में रिलीज होता है। अगला है राष्ट्रीय उद्यानों का सही सुमेलित क्रम क्या है? तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान है, मोस्ट वांटेड प्रश्न है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि थोड़ा डीप से आपको प्रश्न आ रहा है, आएगा ही। तो गुइंडी आपको ध्यान रखना कहाँ है? गुइंडी तमिलनाडु। तो यहाँ डी है तो डी से यहाँ डॉ है तो यहाँ डी डू याद रख लेना है। तो गुइंडी तमिलनाडु। भगवान महावीर जो है ये कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। बालपक्रम कहाँ है? मेघालय में। बलपक्रम या बालफक्रम कहीं मिलेगा। तो ऐसे ध्यान रखना है, बालपक्रम आपका बाल कोई पकड़ रहा है तो कहाँ से पकड़ेगा? ऊपर से, और ऊपर में क्या है? मेघ है तो मेघालय है बालपक्रम। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर, तो उत्पादक। कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर क्या है? उत्पादक। अगला है लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी कहलाता है। तो सहोपकारिता यानी सहोपकारिता है, यानी एक दूसरे के सहजीवी है लाइकेन और शैवाल। तो ये सहकारिता है, सहोपकारिता का दोनों में संबंध है। अगला है हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। SPM का मतलब होता है सस्पेक्टेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये हो गया निलंबित कणिका तत्व, हिंदी में दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि SPM का मतलब हुआ कि निलंबित कणिका तत्व। एक खाद्य श्रृंखला है घास, जैसे घास को हिरन खाता है और हिरन को कौन खा जाता है? बाघ। ये खाद्य श्रृंखला है। एक खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। तो एक खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है उत्पादक का। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड पाए जाते हैं जीव भार के पिरामिड में। ये प्रश्न जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे है दोनों मैटर है, उल्टे वाला भी है और सीधे वाले भी है। तो उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड पाए जाते हैं जीव भार का पिरामिड में। मेलघर टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। मेलघर महाराष्ट्र। मेलघाट है, घाट है, तो आपको ध्यान रखना है। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? मेलघाट टाइगर रिजर्व ये आपको महाराष्ट्र में है। मेलघाट महाराष्ट्र। शांत घाटी है, केरल में स्थित है। मृत जीवों के अपघटक होते हैं। तो मृत जीवों के अपघटक करने वाले कौन है? वायरस, जीवाणु और कवक। जो जीव का कोई जीव है मृत्यु हो गया तो उसको क्या करते हैं? वायरस, जीवाणु, कवक ये सब धीरे धीरे खा पी के पूरे जो है मिट्टी में मिला देते हैं। वह जानवर जो मांस खाता है तो यह है कार्निवोर कहलाता है। जो मांस खाता है वह कहलाता है कार्निवोर। नेक्स्ट है हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी उदाहरण है। हिमालयी भूरा भालू यानी हिमालय में पाई जाने वाली भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे यानी एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी रेगिस्तान में जो लोमड़ी पाई जाती है, ये सभी दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण है। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी क्या है? दुर्लभ प्रजाति है। गैसों को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड को। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है लकड़ी एवं रुई, जो गल के
परिसर के पूरे पृथ्वी में मिट्टी में मिल जाता है वह कहलाता है जैव निम्नीकरणीय, यानी प्रदूषित नहीं है, ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो लकड़ी और रुई है। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट्स और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है, ये है कार्बनिक प्रदूषण के स्रोत हैं। और ये कौन से हैं? तो ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट्स और सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक धातु क्या है? तो सीसा है, सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर जो है ओजोन का छिद्र ज़्यादा स्पष्ट है। दक्षिणी ध्रुव ध्यान रखना, दक्षिणी ध्रुव पे ओजोन का छिद्र सर्वाधिक स्पष्ट है। WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो विशालकाय पांडा है, पांडा। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिकी क्षरण कहलाता है। एक सिंह युक्त गैंडा गिरिराज है असम, एक सिंह वाले गैंडा असम में। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में स्थित है। भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो ये पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। BDO तो इसको कहते हैं जैव ऑक्सीजन की मांग, बायो ऑक्सीजन डिमांड, BOD। यहाँ ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। BOD जो यहाँ लिखा है इसको कहते हैं जैविक ऑक्सीजन की मांग, यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड। बायो ऑक्सीजन डिमांड जो है ये क्या प्रदूषित करता है? तो BOD जो है डैश की उच्च मात्रा इंगित करती है। तो पानी बहुत प्रदूषित है, यानी प्रदूषित है तो BOD क्या सूचित कर रहा है कि पानी ज़्यादा प्रदूषित है। सूचित कौन करता है? BOD, यानी जैविक ऑक्सीजन की मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला है वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? समताप मंडल में। पर्यावरण के लिए किसे खतरा है? पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण को खतरा है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, तो नियतिवाद को, नव नियतिवाद को। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है नियतिवाद को और नव नियतिवाद को। मत्स्य कृषि सूचक है तो संभववाद का, मत्स्य कृषि जो है संभववाद का सूचक है, ध्यान रखना आपको। पर्यावरण प्रदूषण किसको जन्म दिया? नियतिवाद को और नव नियतिवाद को। और मत्स्य कृषि सूचक है संभववाद का। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है फूलों पर, पत्तियों पर। वायु जो प्रदूषित होता है फूल और पत्ती दोनों पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सभी प्रश्न आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो फिर आप बोलिएगा कि ऐसा प्रश्न तो कभी पढ़ा ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट है अजीवीय कारक है तो आर्द्रता। अजीवीय कारक कौन सा है? आर्द्रता। द्वितीय प्रदूषक क्या है? तो रासायनिक धुंध, ओजोन और अम्ल वर्षा द्वितीयक प्रदूषक है। रासायनिक धुंध, ओजोन और अम्ल वर्षा। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है। तो नीलगिरी के जो पहाड़ी है उस पे पाई जाती है उष्णार्द्र कटिबंधीय। नीलगिरी पे उष्णार्द्र कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, उष्णार्द्र कटिबंधीय। नेक्स्ट है भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगला देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1906 में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब? 1906 देहरादून में। ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस जिले में है? तो कोरापुट जिले में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गुप्तेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? ओडिशा में। इसी से सटा हुआ है गुप्तेश्वर वन। गुप्तेश्वर वन को हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। और ये आपको ओडिशा के कोरापुट जिले में है, कोरापुट में ध्यान रखना है। गुप्तेश्वर वन और गुप्तेश्वर शिव मंदिर।
नेक्स्ट है इकोसिस्टम में बैक्टीरिया रूप में क्रियाशील होते हैं अपघटक। इकोसिस्टम में जो है बैक्टीरिया के रूप में क्रियाशील कौन होते हैं? अपघटक। नेक्स्ट है क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते हैं तो विनिष्ट होता है ओजोन मॉलिक्यूल। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म यानी म्यूचुअल करा लेना एक दूसरे से। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो जीव जहाँ रहता है उसको क्या कहेंगे? आवास कहेंगे। चलिए बस ये लास्ट पेज है, ये कंप्लीट हो जाएगा। वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक जैव अकर्मणीय नहीं है तो लैब अपमार्जक। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण किस किरणें की पृथ्वी से टकराती है? तो ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी से टकराती है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। मोटर गाड़ी के निःशेष नली से निकलने वाली प्रदूषण जो है कारी गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो मोटर गाड़ी की जो नली से निकलता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है Cu है। वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारक है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जावन जाति के गेंडे किस देश में पाए गए? इम्पोर्टेंट है कई वर्षों के बाद मार्च 2009 में जावन जाति के गेंडे, ये जावन जाति किसका किस्म है? गेंडे का। तो जावन जाति के गेंडे कहाँ पाया गया? इंडोनेशिया। तो जावन जाति के गेंडे इंडोनेशिया में, गेंडे इंडोनेशिया। तो ध्यान रखना गेंडे इंडोनेशिया, जावन जाति के 2009 में। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन के लिए लाभप्रद होता है क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं हरित पौधे। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये जिम्मेदार है। भारत में नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज हुई थी 1985 में। इम्पोर्टेंट है कि अंटार्कटिका के ऊपर पहली बार ओजोन छिद्र की खोज हुई थी 1985 में। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है मिजोरम। वह समुद्री जीव जो विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। तो विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है यह है कोरल। ध्यान रखना आपको। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है प्लैंकटन। सूक्ष्म जो ये प्लैंकटन है मछली का भोजन है। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं ऑक्सीजन के लिए उगाते हैं। यानी मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे क्यों उगाते हैं? ऑक्सीजन के लिए, ताकि ऑक्सीजन जो है जल में आए और जल स्वच्छ रहे और मछली भी स्वच्छ रहे। जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है तो एल्युमिनियम का जो फॉयल है ये जैविक रूप से अपघटित नहीं होता है। वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये स्वच्छता में है। अगला है यूएनईपी मुख्य रूप से संबंधित है जैव विविधता के संरक्षण। यूएनईपी और ये इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, यूनेप का। रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध है जहां पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। मिथियोनिन होता है। मिथियोनिन क्या होता है? इम्पोर्टेंट है। मिथियोनिन जो है कीटनाशक है। नाम से ही लग रहा है कि किसी को मारने वाला है। तो मिथियोनिन क्या है? मारने वाला है, कीट को मारने वाला है। विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। अगला है त्वचा कैंसर जो है होता है पराबैंगनिक प्रकाश से त्वचा कैंसर। ध्वनि प्रदूषण जो है इसका मापक है डेसिबल। वैश्विक तापन का कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र का है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखना है। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में होता है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है पर्यावरण बनता है। पर्यावरण जो है जीवीय घटकों से
भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटक से। यानी पर्यावरण जो बनता है जैवीय, अजैवीय और भू आकृतिक घटकों से मिल करके, जैवीय, अजैवीय और भू आकृतिक घटकों से मिल करके। ग्रीन पीस यानी हरित शांति है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ग्रीन पीस है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। अब ये वीडियो जो है आपका कंप्लीट हो गया जनसंख्या और पर्यावरण वाला। अब जो प्रारंभ करेंगे वह करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को कवर कर लेंगे। यदि आप हाल फिलहाल में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। सभी लोगों को धन्यवाद।